प्रिय विद्यार्थीगण, हमें आशा है कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाकर अध्ययन में लगे होंगे। तो आज हिंदी व्याकरण के एक पाठ को लेकर हम आए हैं, जो कि हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ होगा। ये पाठ हुआ हिंदी व्याकरण और उसके भेद। तो चलते हैं, हम आज जानते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या है और उसके कितने भेद होते हैं, और जो भेद होते हैं उन भेद का कार्य क्या है। तो देखते हैं हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो कोई भी व्याकरण, चाहे वह अंग्रेजी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, व्याकरण क्या करती है। तो व्याकरण एक शास्त्र है, अर्थात किताब है। किताब मानिए समझ की भाषा में, व्याकरण वह शास्त्र है, यानी अर्थात व्याकरण वह किताब है जो हिंदी भाषा को, ऐसे ये हिंदी व्याकरण की परिभाषा हुई, ठीक है, जो हिंदी को शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने का ज्ञान देता है। हिंदी व्याकरण क्या करता है। हिंदी व्याकरण वह किताब है जो कि हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखने, माने हिंदी को शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, हिंदी भाषा के शब्दों या अक्षरों या वाक्यों को शुद्ध कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उसको बोला जाएगा, इन तीनों का ज्ञान हिंदी व्याकरण देता है। जैसे कि मान ले जाए, यहाँ हम लिखें कृष्ण, कृष्ण देखें, ये कृष्ण। अब कोई बच्चा क्या करता है कि री आधा स न ऐसे कर देता है कृष्ण, नहीं, ये गलत हो गया। यानी कि हमारा व्याकरण ये बताएगा कि ये कृष्ण इस प्रकार से लिखना गलत होगा। तो चलें फिर, और यह कृष्ण सही होगा, क में टवर्गीय होगा, मूर्धन्य स और संयुक्त होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शब्दों को पढ़ना, लिखना कि कैसे कृष्ण लिखा जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे श्रवण है, श्रवण देखिए, श्रवण। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग देखेंगे क्या कहते हैं, रावण कहते हैं इसे, ये जो लिखा जाता है रावण। अधिकांश 75% विद्यार्थी और लोग भी कहते हैं, लेकिन नहीं, इसे शुद्ध यदि पढ़ा जाए तो रावण पढ़ा जाएगा, रा व और ट ठ ड ढ और रावण। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी व्याकरण जो है ऐसी विषय है, ऐसी शास्त्र है जो हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखने, जैसे यहाँ श्रवण, कृष्ण और रावण शुद्ध शुद्ध लिखे गए हैं, शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने और बोलने का ज्ञान देता है। जैसे कि इसको बोलना होगा, लिखने के लिए बहुत सारे लोग रावण लिखते हैं ऐसा ही, लेकिन पढ़ते हैं रावण नहीं, रावण नहीं, रावण, और आ की का उच्चारण नासिका से होनी चाहिए। इसी प्रकार से श्रवण, श्रवण बोलना चाहिए, लेकिन लोग श्रवण बोलते हैं। कृष्ण, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है, वह विषय है जो कि हिंदी के शब्दों को या वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान देता है। तो अब हम आगे चल जानना चाहेंगे कि व्याकरण के भेद कितने होते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं, सामने दिख रहा है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, पांचवा छंद विचार। कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम्स में पूछे जाएं तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। चलते हैं, हम व्याकरण के पहले भेद के बारे में जानते हैं। वर्ण विचार क्या है, ठीक है। तो वर्ण विचार हिंदी वर्णों या अक्षरों की उत्पत्ति, आकार और उच्चारण का बोध कराता है। बोध कराता है अर्थात जानकारी देता है कि हिंदी के जो वर्ण है, यानी हिंदी के जो अक्षर है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आकार कैसा होगा, किस आकार का वह वर्ण लिखा जाएगा, उसका उच्चारण कैसा होगा। जैसे कि देखें हिंदी के वर्ण, अब हिंदी के वर्ण में जैसे हम एक हिंदी के वर्ण को ले लिए, यहाँ पर जे ले लिए, ठीक है। तो हिंदी के वर्ण अर हुआ, यह अर है, तो अर का आकार ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई बोले अर तो लिखे अ र, ये अर हो गया, ये तो अर हो गया, बोला गया अर, तो ट ठ ड ढ अर। तो वर्णों की उत्पत्ति, आकार, ये आकार बताएगा किस आकार का है, देखेंगे किस आकार का है ये आकार, इसका कैसा है, ठीक है। अब रहा कि वर्णों की उत्पत्ति, इस अर की उत्पत्ति कैसे हुई। मान लीजिए ये क है, क की उत्पत्ति कैसे हुई, च की उत्पत्ति कैसे हुई, ट की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हिंदी के जो वर्ण है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इन सभी वर्णों की उत्पत्ति व्यंजन वर्ण से हुई है, ध्यान रखना है।
इन सभी वर्णों की उत्पत्ति व्यंजन वर्ण से हुई है, ये सब व्यंजन वर्ण है। वहीं जैसे कि अ, आ, हस्व ई, दीर्घ ई, हस्व उ होता है, जो इन सभी वर्णों की उत्पत्ति स्वर वर्ण से होती है। तो वर्ण विचार क्या करता है, तो हिंदी वर्णों की उत्पत्ति यानी जो हिंदी के ये वर्ण है अ, क, च, ट, अ, आ, हस्व ई, दीर्घ ई, ये हिंदी के जो वर्ण है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति व्यंजन और स्वर से जो होती है, ऐसे ये बात बताती है। और इसका आकार कैसा होगा, जैसे कि क का आकार कैसा होगा, च का आकार कैसा होगा, ट का आकार कैसा होगा, और इसका उच्चारण क्या होगा, जैसे कि इसका उच्चारण हम क्या करेंगे और, ठीक है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, यानी हिंदी के वर्णों यानी अक्षरों, जैसे कि ये सब वर्ण और अक्षर है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, किस वर्ण से हुआ, इसका आकार यानी इसका डिजाइन कैसा होगा, किस डिजाइन का लिखा जाएगा, इसका उच्चारण हम शुद्ध उच्चारण इसको कैसे करेंगे, यह बात व्याकरण का पहला भेद वर्ण विचार हमें बताता है। चले लेंगे अब व्याकरण के दूसरे भेद को समझेंगे, जो है शब्द विचार। शब्द विचार वर्ण विचार की तरह शब्द के, ये वर्ण के नहीं, शब्द के उच्चारण, आकार और उत्पत्ति का बोध कराता है। जिस प्रकार से वर्ण विचार हिंदी वर्ण के यानी हिंदी के अक्षर के उत्पत्ति, आकार और उच्चारण की जानकारी देता था, वैसे शब्द विचार शब्दों के, वर्णों के नहीं, शब्दों के आकार, उच्चारण और उत्पत्ति का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं हम लोग, कृष्ण, श्रवण, रामर, ये क्या है, शब्द है। अब शब्दों के उच्चारण, इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, जैसे श्रवण और नासिका से बोलनी है, कृष्ण ये नासिका से ना बोलनी है, रावण ठीक है नासिका से, नाक से बोलनी है। तो चलिए, तो इन सभी शब्दों का उच्चारण कैसा हुआ, देखें उच्चारण में इसका अंतर आ रहा है। सब लोग बोलते हैं रावण, लेकिन होना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए, रावण, ठीक है। तो उच्चारण किसके, उच्चारण शब्दों के, ये सब शब्द है, 3 शब्द हैं यहाँ, ये सब वर्ण है और ये सब शब्द है, ठीक है ना। अब इसका उच्चारण क्या उच्चारण हो रहा है, आकार, देखिए आकार किस आकार का लिखे हैं। मान लिया कि रावण कहा जाए और आप इस छोटी न से लिख दें तो वो आपका आकार गलत हो जाएगा, ठीक है। अब रहा उत्पत्ति यानी कि इन शब्दों की उत्पत्ति किससे हुई है। देखिए शब्दों की उत्पत्ति, बहुत सारे शब्दों की उत्पत्ति हिंदी के बहुत सारे शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई रहती है। बहुत सारे शब्द संस्कृत के ही होते हैं, कुछ हिंदी के संस्कृत से हिंदी में आते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। कुछ देसी शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ विदेशी शब्द होते हैं विदेशज, वो भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इन शब्दों की उत्पत्ति किस शब्द से हुई इसकी जानकारी देता है। यानी शब्द विचार शब्दों के उच्चारण, यानी ये सब जैसे शब्द है इसके क्या उच्चारण होंगे, किस प्रकार से सही उच्चारण किया जाएगा, क्या उच्चारण शुद्ध होगा, आकार किस आकार का लिखेंगे तो सही होगा, इसकी उत्पत्ति तत्सम तद्भव देशज विदेशज किन शब्दों से हुई है, इसका बोध कराता है। अब हम लोग चलते हैं वाक्य के तीसरे भेद, व्याकरण के तीसरे भेद, गलती हुआ, व्याकरण के तीसरे भेद वाक्य विचार को जानने कि वाक्य विचार क्या है। तो वाक्य विचार शब्दों की सहायता से अर्थपूर्ण वाक्य प्रदान करता है। वाक्य विचार जो है शब्द की सहायता से, वाक्य कैसे बनता है, बहुत सारे शब्दों के मेल से बनता है और इसलिए लिखा जाएगा शब्दों की सहायता से अर्थपूर्ण वाक्य, माने अर्थ से भरा पूरा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, वैसा अर्थ प्रदान करता है। किसकी सहायता से, शब्दों की सहायता से। जैसे हम यदि यहाँ लिखते हैं कि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये हुआ तो क्या हुआ, यह शब्दों की सहायता से, यानी वर्ण विचार क्या करता है, शब्दों की सहायता से। आप एक शब्द हुआ, व्याकरण एक शब्द हुआ, पढ़ एक शब्द हुआ, रहे एक शब्द हुआ, है एक शब्द हुआ, यहाँ पर 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों की सहायता से अर्थपूर्ण माने अर्थ से भरा पूरा, ठीक है, वाक्य। आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ निकल रहा है ना कि हाँ आप इस वीडियो में व्याकरण का ज्ञान ले रहे हैं, अर्थ आ रहा है। तो अर्थपूर्ण वाक्य जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, तो अर्थ निकल रहा है कि आप इस वीडियो में से व्याकरण का ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। तो अर्थपूर्ण वाक्य प्रदान करता है वह
वाक्य विचार कहलाता है। यानी पूरे इस वाक्य पर विचार करना कि यह वाक्य जो लिखे हैं सही है कि नहीं है, इस वाक्य का अर्थ सही निकल रहा है कि नहीं, इस पर विचार कौन करता है? वाक्य विचार करता है। ठीक है, तो वाक्य विचार शब्दों की सहायता से अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थ से परिपूर्ण वाक्य प्रदान करता है। चलते हैं व्याकरण के चौथे भेद चिन्ह विचार को जानेंगे। चिन्ह विचार क्या करता है? तो यह शब्दों या वाक्यों के अर्थ के अनुसार चिन्ह लगाने या प्रयोग करने की जानकारी देता है। ध्यान रखें, देखिए हिंदी में सिर्फ वाक्य लिख देने से सही नहीं हो जाएगा। वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य का क्या अर्थ आ रहा है या उस शब्द का क्या अर्थ है, उस शब्द या वाक्य के अर्थ के अनुसार चिन्ह भी प्रयोग करना होगा। यदि वाक्य का कुछ और अर्थ कह रहा है और चिन्ह दूसरे दे दें तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, दूसरा अर्थ हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ, यदि हम यहाँ लिख दिए एक शब्द लिखते हैं अच्छा, ठीक है, हम लिख देते हैं एक शब्द अच्छा, ठीक है, और एक यहाँ और शब्द लिख देते हैं फिर अच्छा, इसी शब्द को देखिए, ठीक है, यहाँ हम अच्छा लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, अच्छा ऐसे कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं अच्छा, ठीक है। देखिए चिन्ह, देखिए ये शब्द है, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन इसको बोलने और इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। किसके कारण? चिन्ह के कारण। यहाँ कोई कहा कि आप जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, हाँ, तो मेरे लिए एक कलम लेते आइएगा, तो आप कहे अच्छा, इस अच्छा को बोल दिए, अर्थात आपके कहने का मतलब कि हाँ मैं ला दूंगा, ठीक है, तो ये अच्छा मतलब हाँ मैं ला दूंगा। और ये ऐसा कह दिए, कोई कहा कि आप मेरे लिए कलम ला दीजिएगा, तो आप पढ़े कहे अच्छा। अब देखिए ऐसा कि कलम के लिए कहा तो आप आश्चर्य में पड़ गए कि क्यों कहा, ठीक है, तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। ये अर्थ दोनों तो शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग क्यों हो गया? इसको पढ़ेंगे अच्छा कि अच्छा हम ला देंगे, इसका अर्थ हो गया अच्छा। अब देखिए इसमें आश्चर्य का बोध हो गया, ऐसा क्यों अर्थ हुआ? इसका अर्थ अलग हो गया इस चिन्ह के चलते। इसमें अच्छा कह के कमा दिया गया है, यानी कि अच्छा कह के कमा थोड़ा सा रुक गया। यहाँ ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया। जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है वह दुख या सुख या आश्चर्य का बोध कराता है। तो चिन्ह के चलते इस दोनों अच्छा का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। तो चिन्ह विचार हमारे वाक्य को लिखने में बहुत बड़ी भूमिका, लिखने और अर्थ निकालने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो चिन्ह विचार क्या करती है? यह शब्दों या वाक्यों के अर्थ के अनुसार, अभी शब्द का क्या अर्थ रखना था, समान अर्थ रखना था, ठीक है, तो इसके अनुसार हमें कमा लगाना पड़ा। और इस अच्छा का अर्थ रखना था आश्चर्य वाला, तो इसके अनुसार हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना पड़ा। यानी चिन्ह विचार क्या करता है? यह शब्दों यानी शब्द हो या वाक्य हो, जैसे हम लिख दें कि क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। वाक्य की मदद से हम क्या करना चाहते हैं? किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप जा रहे हैं। तो प्रश्न पूछते हैं तो इसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आश्चर्य का बोध होगा तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जहां हल्का सा रोकना है कॉमा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इन सभी चिन्हों का जो ज्ञान देता है, हिंदी व्याकरण का जो भेद इन सभी चिन्हों का ज्ञान देकर अर्थ के अनुसार और अर्थ पूरा करता है, उसे चिन्ह विचार कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि छंद विचार का कार्य क्या है। व्याकरण के अंतिम भेद छंद विचार। छंद विचार क्या करता है? तो छंद विचार हिंदी में कविता लिखने की कला सिखाती है। ध्यान रखें, हिंदी में कविता लिखने की कला सिखाती है। चलिए, हिंदी में कविता लिखने की कला सिखाती है। कविता लिखने की कला सिखाती है। देखें, ध्यान करें। अच्छा ये देखिए, वर्ण से, शब्द से, वाक्य से और चिन्ह से, इन चारों की मदद से हम कहानी लिख सकते हैं। चारों का विस्तृत ज्ञान हो जाए तो हम कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कविता लिखने की कला हमें छंद विचार सिखाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कविता जब हिंदी में पढ़ते हैं तो कविता लिखी रहती है, ऐसे 4 लाइन लिखा रहेगा यहाँ, फिर 4 लाइन हो जाएगा यहाँ,
देखते हैं ना। तो ये एक छंद हो गया, पहला छंद हो गया, ये दूसरा छंद हो गया। तो इसको छंद कहते हैं। और इसी से इसका ज्ञान देने वाले विचार को, यानी इसका ज्ञान देने वाले व्याकरण के भेद को छंद विचार कहते हैं। तो ऐसे कविता देखते होंगे, लेकिन कहानी जब देखेंगे तो एकदम सीधा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। जहाँ पैराग्राफ चेंज होता है वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर बराबर नहीं होता है, यहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कहानी में ऐसा होता है, लेकिन कविता में देखेंगे चारला नेहा तो चारला नेहा तो फिर चारला नेहा हो जाता है, ऐसे देखने को मिलता है। तो छंद विचार जो होता है हिंदी में कविता लिखने की कला सिखाती है। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि एक बार फिर पुनः रिवीजन कर दें कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ, हिंदी व्याकरण और उसके भेद। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? तो वह शास्त्र जो हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान दे उसे व्याकरण या हिंदी व्याकरण कहते हैं। चलिए, जैसे यहाँ शुद्ध पढ़ रहे हैं तो श्रवण, रावण, कृष्ण, ठीक है। तो शुद्ध शुद्ध बोलने लिखने का ज्ञान जो देता है उसे हिंदी व्याकरण या व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। वर्ण विचार एक एक वर्ण के आकार, उत्पत्ति और उच्चारण का बोध कराता है कि किस वर्ण का उत्पत्ति कहाँ कैसे हुआ, उसका आकार माने डिजाइन कैसा होगा, उसको सही सही उच्चारण जुबान से हम कैसे करते हैं तो सही होगा। ये वर्ण विचार का काम है, एक एक वर्ण का, यानी क, ख, च, ट, इस सब का उच्चारण, उत्पत्ति और आकार बताना। शब्द विचार शब्दों का उच्चारण, आकार और उत्पत्ति बताता है। जैसे ये सब तो वर्ण है तो ये वर्ण विचार करेगा, इसका उच्चारण बताने का काम। और शब्दों के उच्चारण यानी कि क्या उच्चारण करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, इसका ज्ञान शब्द विचार कराता है। वाक्य विचार वाक्य को शुद्ध कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए कि यहाँ रहे हैं लिखे हैं, हम इस जगह पर रही है कर दे, गलत होने लगेगा। तो ये वाक्य विचार जो है, वाक्य सही सही कैसे लिखेंगे जिससे कि उस वाक्य का पूर्ण अर्थ मिल जाए, वो यह ज्ञान वाक्य विचार देता है। चिन्ह विचार, चिन्ह विचार शब्दों या वाक्यों के अर्थ के अनुसार चिन्ह लगाने की जानकारी देता है कि शब्द या वाक्य का अर्थ क्या हो रहा है उसके अनुसार चिन्ह लगाएं, ठीक है। जैसे प्रश्न पूछना हो तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, ठीक है। आश्चर्य का बोध कराना हो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएं। थोड़ी सी विराम करना हो तो क्या करें, ये कॉमा लगाएं, यानी कि अल्प विराम का चिन्ह लगाएं। और यदि पूरा विराम करना है, कोई वाक्य समाप्त हुआ, जैसे वाक्य समाप्त हुआ है तो ये पूर्ण विराम। इस प्रकार से चिन्हों का सही सही प्रयोग करना चिन्ह विचार सिखाता है। और छंद विचार हिंदी में कविता लिखने की कला सिखाती है कि कविता किस हिसाब से लिखा जाना चाहिए, तो ये ज्ञान छंद विचार देता है। इस प्रकार से हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थीगण को हिंदी व्याकरण और उसके भेद पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।